गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का जो आपका सिलेबस है उसका पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो आपको आपके एग्जाम में इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, पेपर का वेटेज देखें तो 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चंस आने वाला है। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। आप लोगों ने बीएसटी में पढ़ा है कि हम लोग अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जहाँ पे हम अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने इनकम के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करो, पार्टनरशिप में करो, कंपनी बना के करो, वो आपकी कॉल है, आप कैसे अपना बिजनेस किस फॉर्म में करना चाहते हैं। इस तरह के बिजनेस को करने के साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉफिट मेकिंग उनका मोटिव नहीं होता। यानी आप कह सकते हैं कि वो कंपनियां, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से काम नहीं करती। मतलब कि इनका काम होता है सोशल वेलफेयर करना, समाज के लिए। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रस्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन चाहे आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करें या प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करें, एक्टिविटीज तो आप करेंगे, और एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आपके कुछ खर्चे होंगे, कुछ आपके पास पैसे आएंगे, एंड ट्रांजैक्शंस तो होगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे होगी, हमें ये सीखना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करें। अब देखिए, आज से कुछ साल पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता, कुछ साल पहले। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 25 जो था वो एनपीओ को डिफाइन करता था कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ कहलाएंगी। इसका डिटेल सेक्शन 25 में था। तब जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। अब बच्चों हुआ क्या, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके ग्रैंडफादर ने एक घर बनाया आज से 40 साल 50 साल पहले। अब आपके ग्रैंडफादर ने जब घर बनाया होगा तो उस समय के हिसाब से घर की कंस्ट्रक्शन हुई होगी। जहां तक मैं समझता हूं कि आपके ग्रैंडफादर ने 40 से 50 साल पहले कोई घर बनाया तो उसमें एसी का पॉइंट तो नहीं लगा होगा, नहीं आरओ के लिए कोई पॉइंट छोड़ा गया होगा, और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वर्टर्स के भी वायरिंग नहीं होंगे। अब आपको अगर आज की डेट में उस घर में रहना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस घर को तोड़िए और नया बनाइए, या फिर उस घर में मॉडिफिकेशन कीजिए, चेंज कीजिए। उसी तरीके से 1956 का जो कंपनीज एक्ट बना था उसमें वो प्रोविजंस थे जो आज से 56, आप समझ लीजिए कि आज से कितना साल पहले, अप्रॉक्स मैं समझ रहा हूं कि 60 साल पहले, 60 साल से भी ज्यादा। तो जो कंपनीज एक्ट बनाया गया वो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया था। उसमें जो प्रोविजंस थे, जो पेनाल्टीज थी, कंपनीज के फॉर्मेशन, कंपनी के जो रूटीन, जो भी चीजें थी वो 1956 के हिसाब से थी। अब पिछले 50 से 60 साल में हमारा बिजनेस करने का तरीका बदला। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम इंटरनेशनली हमारा ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब जब हम बिजनेस का दायरा बढ़ाएंगे और बिजनेस का तरीका बढ़ाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग चीजें आएंगी आपके बिजनेस में। अब जरा सोचो कि 1956 में मान लो कि किसी ऑफेंस के लिए, किसी भी गलती के लिए 50 रुपए का पेनाल्टी हो। अब आप मुझे बताओ कि 1956 में 50 रुपए किसी चीज के लिए पेनाल्टी दी गई हो, अब आज की डेट में 50 रुपए पेनाल्टी हो तो लॉजिकल है, फिर तो लोग बार बार गलती करेंगे, 50 रुपए लगना है, चलो दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो लॉ था वो अभी के हिसाब से परफेक्ट सूट नहीं कर रहा। और इसी चीज को देखते हुए 1956 सीए एक्ट 1956 को, कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस कर दिया गया कंपनीज एक्ट 2013। यानी बच्चों अब आप जब पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे। आप 12th में पढ़े तो बीकॉम करेंगे या फिर सीए वगैरह करेंगे, तो नाउ वी हैव टू स्टडी कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, इसमें एनपीओ का सेक्शन जो है वो 8 है। यानी सेक्शन 8 एनपीओ को डिफाइन करता है कि एनपीओ किसे कहते हैं। आपके समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि जो कंपनियां नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है, जो प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से काम नहीं करती, वो एनपीओ कहलाती है। हालांकि मैं आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा, ये कहने की बात है कि इसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीओ है, हॉस्पिटल, सबसे ज्यादा लोग प्रॉफिट ही कमाते हैं, बट खैर हमें उसकी बात नहीं करनी। सच्चाई यही है कि हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में जितनी लूट है, जितना प्रॉफिट मेकिंग है, उतना कहीं और नहीं है। लेकिन कागज पे ये लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसी की बात करें। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल भले ही प्रॉफिट कमाने का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां पे कुछ खर्चे होंगे, स्टाफ की सैलरी जाएगी, बिल्डिंग का रेंट जाएगा, पावर का कंजम्पशन है, बहुत सारी चीजें हैं, पेशेंट से फी भी ली जाएंगी। तो भाई एनपीओ का भी तो हमें पता लगना चाहिए ना कि हम, मेरे पास पैसे कितने आए, हमने कितना खर्च किया, हमारे पास कितनी सेविंग्स है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहता है, बैलेंस शीट क्या कहता है। तो इन सब जरूरतों को देखते हुए एनपीओ में हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं। जैसे अगर हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना बच्चों, तो वहां पे हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे एनपीओ में हमारे पास 3 तरह के अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनते हैं। एक बनता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर दूसरा बनता है बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। यानी ये 3 तरह के स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं। अब समझिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम बनाते हैं कैश बेसिस पे। मैं बताऊंगा कि कैश बेसिस क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे, और ये एज इट इज जैसे आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का बनाते हैं, बैलेंस शीट के एक साइड में एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सॉरी कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एंड दूसरे साइड में एसेट्स। अब हम आगे बढ़े, इसके पहले हम ये जानना जरूरी है, देखो ऑप्शंस 2 है हमारे पास। मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट नोट करा दूं, और मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट्स आपको बता दूं कि भाई देखो रिसिप्ट में ये चीजें आती हैं डेबिट साइड में, और ये चीजें आती है क्रेडिट साइड में, और इसका ये यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। दैट इज डिफरेंट वे टू टीच, वो पढ़ाने का दूसरा तरीका है। हम वैसे नहीं करें। मैं ये चाहता हूं बच्चों कि आप किसी भी फॉर्मेट को रटे नहीं। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि किस बेसिस पे ये चीजें बनाई जा रही। अब मैंने आपसे कहा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सर ये कैश बेसिस क्या होता है और एक्रूअल बेसिस क्या होता है। देखो बच्चों, ये जो है ना कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस,
ये 11th क्लास में पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 11th क्लास में चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं कभी भी, चाहे मैं 11th का स्टार्ट करूं या 12th का, इवन बीकॉम का, तो मैं बेसिक चीज एक बार जरूर कराता हूं, ये मानते हुए कि आप भूल गए हो या फिर जो भी दिक्कत हो, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस क्या होता है। मान लीजिए बच्चों कि मैं अपनी अकाउंटिंग करता हूं, मैं अपने इनकम एक्सपेंसेस नोट करता हूं हर महीने का, कि एक महीने में मैंने कितना कमाया और कितना खर्च किया। ध्यान दीजिएगा, मैं 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक की अपनी अकाउंटिंग करना है, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को नोट करना है। अब देखो कैश बेसिस क्या होता है और एक्रुअल बेसिस क्या होता है। 5/4/2022 को मुझे 10,000 रुपीज की एक फी रिसीव। कब बच्चों, ध्यान देना, डेट पे ध्यान दीजिए, आप समझिए। 5 अप्रैल को मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने 10,000 रुपीज की फी पे कर दी, और उसने कहा कि सर ये आप अप्रैल और ये 31 मई 2020, यानी आप ये 2 महीने का फी रख। बच्चों घबराना मत, मैंने वैसे ही 10,000 का अमाउंट लिखा है, 2000 2 मंथ का, ये एक वैसे ही फिगर है, आप ये मत समझिए कि मैं आपको एक फी बता रहा हूं। अब जिस बच्चे ने मुझे 5 अप्रैल को 10,000 रुपए की फी दी, ये फी था 2 महीने के लिए, फॉर 2 मंथ। अब 31 को मैं अपने इनकम को नोट कर रहा हूं, भाई मेरी इनकम कितनी हुई और मेरी रिसिप्ट कितनी है। ध्यान देना, तो इनकम तो मेरी, देखो बच्चों, ये जो फी है वो 2 महीने का है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पर मंथ की ट्यूशन फी है कितनी, 5,000, यहां भी 5,000। तो मैं रिसिप्ट में लिखूंगा कि मेरी रिसिप्ट है 10,000, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या मेरी इनकम 10,000 है बच्चों? बताओ, सोच के बताओ। नहीं है, मेरी इनकम है केवल और केवल 5,000। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बच्चे को एक ही महीने पढ़ाया है। तो ध्यान दीजिए, रिसिप्ट होता है कैश बेसिस पे, कि भाई मेरे पास इस एक महीने में कितना कैश आया, दैट इज द पार्ट ऑफ माय रिसिप्ट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड रिसिप्ट वाले कॉलम में आएगा जब हम किसी एनपीओ का अकाउंटिंग कर रहे होंगे। लेकिन जब बात आएगी इनकम दिखाने की, तो मुझे बस 5,000 ही दिखाना है बच्चों, क्योंकि मैं अगर एक मंथ की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो एक मंथ की इनकम तो 5,000 ही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। बच्चों, मैं जिस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, मैंने इसी 5 तारीख को रेंट पे कर दिया, ₹8,000 फॉर 2 मंथ। तो रिसिप्ट पेमेंट में मैं दिखाऊंगा कितना, 8,000, क्योंकि मेरे पास से टोटल 8,000 रुपये चले गए। ये होता है कैश बेसिस, कि मेरे इस मंथ में कैश गया, जितना गया उतना मुझे दिखाना है, इरेस्पेक्टिव कि वो 1 महीने का है और 4 महीने का है। तो पेमेंट में मैं 8,000 दिखाऊंगा, लेकिन जरा सोचो कि ये 8,000 का जो पेमेंट है, तो इसमें 4,000 तो हो गया अप्रैल का, और 4,000 हो गया बच्चों कहां का, मई का। तो जब मैं एक्सपेंडिचर अपना दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, तो मैं केवल और केवल 4,000 दिखाऊंगा। यही बेसिक डिफरेंशिएशन है
कि रिसिप्ट और पेमेंट जब कोई भी एनपीओ बनाता है तो वो इरेस्पेक्टिव कि वो किस पीरियड का पैसा है, जब मिलेगा वो रिसिप्ट में लिख देगा, जब वो पे करेगा तो पेमेंट साइड में लिख देगा। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कब का पैसा मिला हुआ है, किस पीरियड का मिला हुआ है, किस पीरियड का एक्सपेंस है। लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन जब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा तो फिर उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई जिस पीरियड का हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं उस पीरियड का इनकम कितना है और उस पीरियड का एक्सपेंस कितना है। तो अगर मैं कहूं कि एनपीओ का जो बेसिक शुरू होगा यहीं से शुरू होगा। आपकी क्वेश्चन इसमें कुछ चीजें होंगी, जैसे खास करके एनपीओ में हम एनजीओ वगैरह की अकाउंटिंग सीखते हैं, जहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन होता है, कुछ मंथली मेंबरशिप पेमेंट होता है, कुछ ऑनरेरियम होता है। ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के डोनेशंस हैं, रिसिप्ट हैं, जिसकी ट्रीटमेंट हमें सीखना है कि किसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।